ये ऑलमोस्ट सारे फाइटर जेट्स के विंग पीछे की तरफ पैक नहीं होते हैं। सुकोई 30, राफेल, F-22 सब में ये बात कॉमन है एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ एग्रेसिव दिखने के लिए नहीं बनाया जाता है। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, एयरक्राफ्ट उड़ता कैसे है? विंग की ज्योमेट्री और एंगल की वजह से उसके ऊपर से मूव करने वाली एयर लोअर साइड की कंपैरिजन में थोड़ी तेजी से मूव करती है एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल फास्ट एयर फ्लो लो प्रेशर जोन को क्रिएट करता है और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंग को उड़ने के लिए लिफ्ट मिलता है। लेकिन इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है क्योंकि विंग के ऊपर की एयरक्राफ्ट की एक्चुअल स्पीड से ज्यादा फास्ट मूव कर रही है। मान लो एयरक्राफ्ट मैक 0.8 पर उड़ रहा है, साउंड के स्पीड से थोड़ा कम, लेकिन विंग के ऊपर एयर फ्लो कुछ जगहों पर इतना एक्सेलरेट कर सकता है कि वो लोकल मैक 1 टच कर ले। जेट खुद अभी सबसोनिक है लेकिन उसके विंग के ऊपर एयर फ्लो साउंड की स्पीड को क्रॉस कर चुका है और यही बनती है शॉक वेव, जहां एयर फ्लो और प्रेशर इतनी रैपिडली चेंज होता है कि ड्रैग सडनली बहुत बढ़ जाता है। तो इंजीनियर्स ने एक काफी क्लेवर ट्रिक यूज की। अगर विंग्स बिल्कुल सीधे हों तो एयर फ्लो की पूरी वेलोसिटी उसे डायरेक्टली हिट करती है, लेकिन विंग्स को अगर पीछे की तरफ स्वीप कर दिया जाए तो विंग को पूरी एयर फ्लो वेलोसिटी फील नहीं होगी। विंग सिर्फ उस कंपोनेंट को फील करता है जो उसके लीडिंग एज के परपेंडिकुलर हो, दैट इज v cos थीटा। अब बेसिक मैथ्स है, जैसे जैसे स्वीप एंगल बढ़ेगा v cos थीटा छोटा होते जाएगा, यानी एयरक्राफ्ट सेम स्पीड से उड़ेगा लेकिन विंग को इफेक्टिवली कम स्पीड का एयर फ्लो फील होगा। रिजल्ट, लोकल एयर फ्लो को मैक 1 तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, शॉक वेव्स डिले हो जाती हैं, ड्रैग कंट्रोल में रहता है और एयरक्राफ्ट एफिशिएंटली हायर स्पीड्स को अचीव कर पाता है। जब पूरी एविएशन इंडस्ट्री स्पीड की रेस में लगी थी, इंजीनियर्स ने स्पीड बढ़ाने के लिए बस विंग को टेढ़ा कर दिया एंड दिस इज प्रोकी बियॉन्ड।